वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में कोशिश हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए। और ये अवामी मसाइल में जो इस वक्त सर फहरिस्त मसला है वो है मुल्क की मौशी सूरत हाल, जिसके हवाले से जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं या आप तक पहुँच रही हैं वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। और ये जो शदीद एक बहरानी सी कैफियत है, इससे कैसे निकला जाए। और दूसरा एक बड़ा अहम सवाल ये बन चुका है कि ये जो मौशी सूरत हाल है इससे कैसे बाहर निकला जाए। कौन वो शख्स है, कौन वो लोग हैं या कौन सी वो हुकूमत है जो इन तमाम मामलात से लोगों को निकाल सकती है। इस बहरान से हमारी क्या कभी जान छूट सकती है? लोग इस बारे में सोच रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं। और दूसरी तरफ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जैसे कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो खींचा तानी है ये जारी है। नतीजा इसका चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी है वो पाकिस्तान में रहने वाले एक आम आदमी को है। उसके लिए हर आने वाला दिन मुश्किलात में इजाफ़ा करता जा रहा है। और वो भी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कब ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं इसके मामले को, इन मसाइल को संजीदा लेगा और हल करेगा। इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है इसका जायज़ा भी लेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलात पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे। पहले जो हमारे मेहमान हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, खुद बिज़नेस भी करते हैं, मौशी मामलात के ऊपर नज़र भी है और समझते भी हैं। उनको आज हमने मदू का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, आपका भी ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है और ख़ास तौर पे मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। यकीनन बड़ी सख्त गुफ्तगू होती है, लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है, बात खुलकर की जाए और साफ़ बात की जाए। आसिफ़ इनाम साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आसिफ़ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है, जब भी कोई भी हुकूमत आती है हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो मुल्क के अमूमी मसाइल हैं इनको हल करने के लिए कोई प्लानिंग हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। एक हुकूमत थी जो यहाँ पहले से मौजूद थी, उसको हटाया गया, महंगाई को बुनियाद बनाया गया कि महंगाई की वजह से ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है मैं और आप सब देख रहे हैं। इसका क्या हल निकलने वाला है? और सवाल ये कि क्या कभी इससे निकल सकेंगे? कि लोग अब मुकम्मल तौर पे नाउमीद हो चुके हैं कि शायद इस मसले का हल अब किसी के पास नहीं है। क्या वाक़तन ऐसा है? फरमाइएगा। बिल्कुल यासिर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने पूरा आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ कि जो हमारे पास जो कैपिटल श्रिंक हो गया है ना, एक तो आपका जो डॉलर और यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के पैरिटी की वजह से आपका जो कैपिटल श्रिंक हो गया है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी ना वो आपकी समझ लें कि आधी हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, आपका देखें स्टॉक मार्केट रोज़ाना जो है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है कि आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो नेगेटिव ग्रोथ दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स है ना वो बहुत ही नेगेटिव जा रहे हैं और कोई भी शेयर है ना आपका कैपिटल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है। ऊपर से आपका डॉलर का प्रेशर जो है ना अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, इवन उन्होंने उसको डिवैल्यू कर दिया। आपको अगर दो चार चीज़ें मैं आपको अगर इसी प्रोग्राम में अगर मैं बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि अभी अगले 8 साल के अंदर जो है ना पाकिस्तान में 8 साल के अंदर आपके पास जो है ना 6.65 मिलियन यूथ जो है ना 65 मिलियन यूथ वो आपकी रेडी होके ना तो आ जाएगी मार्केट में। और उनका जो वो आ रही है ना पॉपुलेशन, जो 65 मिलियन की पॉपुलेशन 8 साल में जो मार्केट में आएगी ना, उनके पास एजुकेशन नहीं है जी, पढ़े लिखे नहीं आ रहे हैं और वो मल्टीपल बीमारियों के साथ आ रहे हैं जी। कि कोई किसी की जो है ना स्टंट ग्रोथ है, किसी की मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, किसी के पेट में बीमारियां हैं, किसी को मल्टीपल बीमारियां हैं। और वो जो 65 मिलियन का जो एक
पूरी क्रॉप हमारी जनरेशन आ रही है ना, उनके पास ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल के अंदर आपके पास 65 मिलियन की यूथ है ना, वो आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क के ऊपर। वो जीडीपी के अंदर कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने उनको एजुकेशन नहीं दी और आप उनको आगे लेके आ रहे हैं। अब आप बताएं कि वैसे ही पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और फिर इसके बाद अगर आपके पास ये यूथ रेडी हो गए तो हम ना तो हमने उनको कोई प्लानिंग है कि भाई चलो अगर हम एजुकेशन नहीं दे सकते तो वोकेशनल ट्रेनिंग ही दे दो। अच्छा, हेल्थ के इतने सारे मल्टीपल इशू हैं, आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ शहर में रह रहे हैं। हम शहर वालों को इस जो हालात जो आजकल जा रहे हैं ना कि धुआं मट्टी ये वो, उससे जो है ना लोगों की हालतें ख़राब हो गई हैं, ठीक है ना। वो जो बीमारियां जो है ना लोगों को एक जगह लग गई हैं ना, तो वो हज़ारों रुपए खर्च करके ना वो बीमारियों से जान छुड़ा के ना लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हम कराची में बैठे हुए जो हमारे पास पैसे हो के हम इलाज कराते हैं, तो जो यूथ जो आपकी आ रही है 65 मिलियन, जो कि 6.5 करोड़, विच विल बी 30% ऑफ अवर टोटल पॉपुलेशन। यार जस्ट इमेजिन, तो इतना बड़ा आप उसको क्या करेंगे? दिस यूथ विल बी लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, यू नो। अब उसको किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे? उनका खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे? वैसे भी फूड स्कैरसिटी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जो मैंने आपको पहले इंडिकेटर्स दिए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर आप इसके ऊपर देख लें कि भाई बिजनेस की ग्रोथ कहीं से नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप अगर कहते हैं ना कि चलो मैं किसी को मजदूरी दे दूं या किसी को मैं गारमेंट फैक्ट्री में लगा दूं, चलो उसको ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टिचिंग फैक्ट्री में लगा दूं, कोई कार्टन पैक करने में लगा दूं, मगर अब वो भी तो सिचुएशन नहीं है ना हमारे पास, ठीक है ना। आसिफ साहब अभी बता ही रहे थे ब्रेक में कि भाई ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं तो आगे दूसरा कारोबार चलता है, आपकी एक्सपोर्ट के नंबर्स आते हैं। आपने जो भी रेवेन्यू आपका कलेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसे खर्च करने को है नहीं, उनके गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा लगा के जो है ना बोल रहे हैं कि और टैक्स दे दो, और टैक्स दे दो। अच्छा, टैक्स कहाँ से आता है? टैक्स हमेशा जो आता है ना वो बिजनेस से आता है। आप बिजनेस के ऊपर टैक्स लगाते हो, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि जो बिजनेसमैन के जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या घर में जो पैसे पड़े हुए हैं या दफ्तर में सामान पड़ा हुआ है उसको उठा के लेके चलो टैक्स नहीं दिया तो ये मैं आपके ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो भी स्क्वीज हो जाएगा। तो टैक्स लगता है हमेशा आप बिजनेस पे लगाते हो, टर्नओवर पे लगाते हो, एक्टिविटी पे लगाते हो। ऐसा कोई थोड़ी है कि आदमी बैठा हुआ है, सांस क्यों दिया, चलो भाई टैक्स दे दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं चलता है। दुनिया में जो भी कंट्री तरक्की कर रही है ना, वो अपने बिजनेसमैन को बिठा के पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए। आज बिजनेसमैन अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है, काम करता है, तो वो मुल्क की तरक्की उसी में ही है। आप बैठे बैठे किसी को खिलाएंगे तो मुल्क की तरक्की नहीं है। और फिर सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अगर आप कहते हैं ना ऑस्टेरिटी मेजर, ऑस्टेरिटी आप कहते हो लोगों को कि भाई चाय एक पी लो, आप लोगों को बोलते हैं यार रोटी एक खा लो। ओ भाई, अभी आप वहाँ चले जाओ नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में ना, तो आपको 5 रुपए या 10 रुपए की चाय मिलती है और 100 रुपए का खाना मिलता है। कल अखबार में यही आया था। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आम आदमी चाय पीने जाता है तो उसको 35 रुपए की मिलती है, एक आम आदमी रोटी खाने को लेता है तो एक तंदूर की रोटी 35 रुपए की मिलती है, और जो आदमी अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप सब्सिडाइज रेट में दे रहे हो। तो जब तक आप सब्सिडी उन लोगों की ख़त्म नहीं करोगे ना, देखो हम तो कारोबारी है, हम तो वैसे ही जो है ना, हमें तो क्या सब्सिडी मिलती है, हम तो टैक्स दे दे के थक गए हैं। अब तो कहते हैं ना कि जूते भी घिस गए हैं, अब तो हमारी एड़ियां घिसने वाली हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चल रहा। देखें, कारोबारी लोगों को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे उस वक्त तक आगे काम नहीं चलेगा। आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं आएगी, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आपको टैक्स के टारगेट नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के नंबर जब तक नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमें आपका एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं। हम 20 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे हम अपना पूरा मुल्क नहीं चला सकते। जितने लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, 20 बिलियन 25 बिलियन से हमारा काम नहीं चलेगा। अब जो आपका जो इंटरेस्ट रेट हो गया है 20% 21%, इससे क्या कोई इंडस्ट्री लगेगी? वैसे ही जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, सीमेंट सरिया इतना ज़्यादा हो गया है, और फिर इसके बाद कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो गई है, ना आपके पास गैस है, ना आपके पास पेट्रोल है। इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इसका कोई ऐसा कोई हल नहीं है किसी के पास।
हल सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास है, वो गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल ठीक कि है। अपने खर्चे जो है ना वो 90% कम कर दे, 90%। 90% कम कर दे। अगर वो कहेंगे कि भाई हमने 5% कम कर दिया दिखावे से, इससे कुछ नहीं होगा। 5% क्या होता है बिल्कुल यार, ठीक है। 90% कम करेंगे तो काम होगा। भाई आजकल मीटिंग है, क्या हम भी आजकल मीटिंग है जूम पे करते हैं यार, और उस बिल्कुल पे ठीक है। करते हैं, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो कहते हैं यार इस पे कर लो, क्यों, आपका होटलिंग बच जाती है, आपकी ट्रैवलिंग बच जाती है, आपके दूसरे एक्सपेंडिचर बच जाते, आपका जो लाव लश्कर जी साथ जी में जी जाता जी। है ना तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप अगर ये चीज़ों को नहीं देखेंगे, और एक कंट्री जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के उस पे पोजीशन जी पे, आप उसमें अय्याशियाँ कम नहीं कर रहे यार। बिल्कुल तो ऐसा ही। मेरी तो ये आपसे ये गुजारिश है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये सारी चीज़ें हैं जो करने की इस वक्त ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये जो ऑस्टेरिटी की बात की है, ये जो म्याना रवि का ये जो दर्स देते हैं अवाम को, ये ख़ुद कब इसके ऊपर अमल करेंगे? जो शाखर्ची हैं जिसका भी तस्करा परवेज़ भाई ने किया है, इसको कैसे कम करेंगे? इसके लिए तैयार नहीं है। आसिफ इनाम साहब की तरफ आऊँगा। आसिफ भाई, ये फरमाइए कि ये ओवर बर्डन हो चुके थे बहुत पहले ही, अब मज़ीद जो है वो 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा देना, और ये कोई नेवर एंडिंग स्टोरी है, कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे ये मामला रुक जाएगा, सिलसिला मज़ीद आगे जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, ना होंगे। दूसरी चीज़ ये कि वो जो इकनॉमिक प्लान एक होता है जिसके ज़रिए हमें उम्मीद ये होती है कि शायद कि 5 साल या 10 साल मुश्किल के होंगे, उसके बाद कुछ अचीव कर लेंगे, वो तो हमेशा से मिसिंग रहा। तो ये डायरेक्शन है क्या? ये तो ज़रा बताइए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, क्या इस तरह से चल सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। पहले आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जैसा चल रहा है उस तरह भी नहीं चल सकेगा। उसकी वजह यह है कि आपका एक क्रेडिट कार्ड था जो आपने इस्तेमाल कर लिया। पहले क्या हो रहा था कि जी आप कर्जा ले रहे थे, मुल्क चला रहे थे। अब कर्जा मिलने की एक लिमिट होती है ना, आपको 20-25 अरब एक्सपोर्ट पे क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल चुका, आपको रेमिटेंस के सामने मिल चुका। अब रेमिटेंस भी डिक्लाइन पे है, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन पे है। लास्ट इवन अगर आप फरवरी की बात करें या मार्च की, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारी 20-21 बिलियन एक्सपोर्ट क्लोज होगी। एंड इस साल का टारगेट 26 अरब का सिर्फ टेक्सटाइल का था। अब वो 26 अरब को छोड़ें, 19 अरब, 20 अरब को छोड़ें, मेरे ख्याल में 16 अरब ही रह जाएंगे। तो अब आप ये देखेंगे इनेताद क्यों है। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी सनत की प्रॉब्लम थी, एक तो ओवर टैक्सेशन थी, दूसरे उसके बाद एक रही सही कसर या IPP के नाम पे जो आ गए थे लोग, इन्होंने जो टैरिफ आपका नेचुरल है वो दुनिया से 2-2.5 गुना बढ़ा दिया है। तो जब 2-2.5 गुना आपका टैरिफ ज़्यादा हो तो आपको इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? तो आपने मुआहदे करते हुए ये तो सोच लिया कि जी ये इस तरह मैं ज़बरदस्त कर रहा हूँ, मगर ये नहीं देखा कि इसको माल को बेचना भी है किसी को। तो वो प्रॉब्लम घूम फिर के आती है। अब आप देखें कि हमें टेक्सटाइल को टैरिफ मिला 20 रुपए का दिया, तो डार साहब ने दिया, और अभी कोई मेरे ख्याल में 4-6 महीने भी नहीं हुए, और बड़ा फैनफेयर हुआ कि जी ये हो गया, और हमने भी इसको अप्रिशिएट किया कि बुनियादी मसला तो यही था जो हल हुआ है। तो आज वापस हो गया, बैकडेट से वापस हो गया, जून तक टैरिफ का SRO है, आज 1 मार्च को उसको विड्रॉ कर दिया। तो अब आप जब खरीदते हैं तो आप 30-30 साल के करते हैं, और आपकी मजाल नहीं होती कि आप उसे विड्रॉ करें, जो आप देते हैं तो आप तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो कोलैप्स की तरफ ही बढ़ी, और फिर माशरा आपको इसका है। देखिए दुबई ने तरक्की की है, तो दुबई की जो एमिरेट्स है वो सरकारी है या प्राइवेट है? सरकारी है ना, सरकारी बेहतरीन चल रही है, तो वो सरकार भी बेहतरीन चल रही है। यहाँ जो PIA का हाल है वो मुल्क का हाल है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि PIA की बैलेंस शीट आपको मिल जाती है कि जी ये PIA है, ये इसने इतना नुकसान कर दिया। मुल्क की जो ये सरकारी ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट कोई मिलती नहीं है कि इन्होंने किसने क्या परफॉर्मेंस की, किसके क्या टारगेट्स हैं। सिवाय एक टैक्स के इस मुल्क में कोई टारगेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा किसी चीज़ का टारगेट सुना आपने, ग्रोथ का, किसी चीज़ का? टैक्स का टारगेट है, एक्सपोर्ट तक का टारगेट नहीं है कि जी ये एक्सपोर्ट हमने अचीव करनी है। कोई मीटिंग होती हो कि जी इस महीने जो है वो एक्सपोर्ट गिरी है, क्यों गिरी है, क्या हुआ है। आई थिंक जो इसमें रज़ाक दाऊद साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पिछले दिनों में, वो ही वॉज द ओनली वन हु वाज फॉलोइंग एक्सपोर्ट, और उनके फिंगर टिप्स पे होते थे फिगर, और अगर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड नहीं आती थी तो बैठते थे और मसाइल हल करते थे। मौजूदा भी है, पर आई डोंट थिंक सो कि अब कितनी लिमिटेशन हैं इनकी, क्या है। और अब ये 20% इंटरेस्ट रेट और इन तमाम के बाद तो तकरीबन इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो टॉपिक ही क्लोज हो गया, खत्म हो गया ना। बल्कि अब जो लोग लगे हुए हैं उनको अब फिक्र है। मेरे ख्याल में तो चंद दिनों बाद NPL का एक तूफान आने वाला है।
अब ये तो बहुत बड़ा मसला है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, जैसे भी कुछ बात हो रही थी। खैर ये तो एक मसला है जिसकी अभी निशानदेही, ये सवाल ही पैदा होता है वो रीजन में कहाँ खड़े हैं, कैसे कम्पीट करेंगे। पहले तो मुकाबला हुआ करता था कभी श्रीलंका से, कभी सोमालिया से मेरे ख्याल में, और अब तो उनसे भी मुकाबला जो है वो नहीं किया जा सकता। कोई है कंपेटिटिव, इतने रह गए हैं कुछ, किसी कोई ऐसा मुल्क है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही नज़र अगर डालें तो किससे मुकाबला हमारा है, ये तो फरमाएं ज़रा। मेरे ख्याल में वी आर अमंग द बॉटम 3-4। इस हद तक खतरनाक हाँ, सिचुएशन मतलब है। बातें तो ये आ रही थी आसिफ साहब, मैं आपकी बात को बीच में ले रहा हूँ कि आपका तो टेक्सटाइल से ताल्लुक है। मुझे तो किसी ने बताया कि हमारी जो कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है ना, कॉटन क्रॉप की, उसके अंदर कहते हैं कि 30% जो हमारी कॉटन है ना वो कंटेमिनेटेड है। हमारे पास हम उस तरीके से कॉटन को जो है ना ट्रांसपोर्टेशन या उसको हैंडलिंग इस तरह से सही नहीं करते ना, तो 30% जो है ना हमारी क्रॉप कंटेमिनेशन हो जाती है। तो अगर हम उसको सही तरीके से उसकी हैंडलिंग करें और उसको भी हम लोग उसमें लेके आए ना, तो कम से कम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट के नंबर और भी बढ़ सकते हैं। मगर हमारे हर शोबे में हमने उसको सही तरीके से करा ही नहीं है। देखें, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा। मगर गवर्नमेंट के भी तो कुछ टारगेट्स होने चाहिए ना, उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती ना, उनकी प्लानिंग होती है। आपकी वीट की प्रोडक्शन की कोई प्लानिंग नहीं होती, आपकी खाने पीने की। हम देखें ना, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं यार, हमारा एग्रीकल्चर। हमारा तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट के तकरीबन आधे एम्प्लॉइज फारिग कर दें मिनिमम। उसकी वजह है कि उसमें से मेरे हिसाब से आधे सरप्लस हैं। जैसे फायर है 50% के पास ऑब्जेक्टिव हो। फिर कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर आप देखें कि जो मतलब हायरार्की है उसमें ज़्यादातर डुअल नेशनल्स ये वो सब इस तरह है। हर शख्स का पाकिस्तान है ही नहीं घर, फ्यूचर घर नहीं है कम अज़ कम मौजूदा है। तो वो आपका कॉन्सेप्शन चेंज नहीं, पीपल डोंट ओन पाकिस्तान। नहीं, अभी जैसे बात कर रहे थे कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से, मैं फिगर्स कुछ देख रहा था, नेबरिंग कंट्री की भी देख रहा था, पर एकड़ यील्ड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ हम 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना ब्राज़ील ये तो फैक्ट है। जब हमारे पास आप ये देखें कि 1992 में हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कॉटन की वो तकरीबन 38 से 42 सेंट थी। ब्राज़ील की भी यही थी। आज भी उनकी शायद 60 सेंट हो। हम तो आज $1 की कॉटन में भी हमारे करोड़ को वारा नहीं है, उसकी ईल्ड ही नहीं है। 10 मन 11 मन तो कहीं 1978 में ईल्ड होती होगी। मतलब हम तो मतलब तकरीबन पीछे जाते जा रहे हैं और उसका कोई सदेबाप भी नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें शुगर केन की काश्त जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया में आ गई, ये तमाम है। उसको मोटिवेट नहीं, वो कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी को, कौन रोकेगा उन्हें? बिल्कुल ठीक है, उनकी मर्जी, वो काश्त कर लें। अच्छा, आधा वो फ्लड चला गया और आधा जहाँ पे वो क्रॉप्स हो भी रही थी, अब मैं देखता हूँ कि वो ट्रेंड चल पड़ा है। वो जो जितनी एग्री लैंड थी ना उसके ऊपर अब हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है। हाउसिंग ने तो बहुत तबाह किया है मेरे ख्याल में। अच्छा खासा हमारा एग्रीकल्चर एरिया जो है वो हाउसिंग्स में चला गया और हाउसिंग भी मोस्ट फर्टाइल एरिया पे लगी। हालांकि उसी से 2-4 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर आगे पीछे करके आप उसको बंजर जमीन पे भी ला सकते थे। डीएचए मुल्तान जो है ना, पूरा डीएचए मुल्तान है ना, वो छोटे लाहौर देखे, रायबंड देखे, रायबंड तो मतलब जो था ना ऑर्चर्ड था ना वो पूरा उन्होंने खत्म करके ना, तो डीएचए रायबंड में कीनू और अमरूद के बाग काटे। बात तो वही है। मैं तो पहली दफ़ा जब हम लोगों ने रायबंड में फैक्ट्री लगाई थी तो मैं तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि जी वो आम का, ये कीनू का और उसका बाग कटा था अपना अमरूद का। तो वो पहली दफ़ा, क्योंकि हम लोगों ने इत्तेफाक से इससे पहले सिंध में इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ तो चलो बंजर ज़मीन पे होता था, झाड़ियाँ वाड़ियाँ ही कटती थी। मगर पहली दफ़ा हमने देखा तो एनवायरमेंटली पहली दफ़ा सोचा था कि ये हो क्या रहा है। फिर हमने यही देखा जो दरख्त बचा सकते हो बचाओ। बट जबकि उससे आगे पीछे अगर मतलब वो तो पॉलिसी थी ना कि इस एरिया में आप कर सकते हैं इतने किलोमीटर की ये, तो अगर वही चीज़ ज़रा और बेहतर होती तो वो बंजर ज़मीन भी थी। लेकिन ये हल क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी की जैसे भी आपने बात की, पॉलिटिशियंस हो, ये सब का जो ये हमारा एक्सपेंडिचर इतना बड़ा है जो एक आम आदमी उठा रहा है, ये बेयर कर रहा है, ये सिलसिला ख़त्म कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना जो प्रवेल कर रहा है, इसमें मुमकिन नहीं है कि ये अपने हाथ पैर काट दें, अपनी रोजियां बंद कर दें, अपनी अय्याशियां ख़त्म कर दें। मतलब है नेचुरल होगा। अब ये देखिए हर चीज़ का मैं आपको बताऊँ, बुखार इंसान को किस लिए होता है? बुखार इसलिए होता है कि 104 बुखार है, अब आप बिस्तर पे लेटे हुए और वो डॉक्टर चाहिए। तो ठीक है। नहीं तो अभी आपने जैसे कहा ना, ये तो पाकिस्तान में शायद हर बंदे को पता चल गई है ये बात कि इनकी तो सारे अमेरिका कनाडा की नेशनलिटी सबके पास है, इंटरेस्ट कोई यहाँ पर है नहीं। कोलैप्स अगर कर भी जाता है
और डिफ़ॉल्ट की उन्होंने बात की, ऐसा लोगों ने बुरा माना कि वो जी डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो डिफ़ॉल्ट नहीं किया है? इस वक्त तकरीबन हमारा जो बैकलॉग है ना वो $5 बिलियन का है। $3 बिलियन के तो ऐसे हैं कि जो पोर्ट पे माल और डॉक्यूमेंट्स बैंक में रोल ओवर चल रहे हैं। जी एलसी ना खुलना जो है वो 1-2 बिलियन अलग डॉलर का बैकलॉग हो गया। जी। तीसरा इसके बाद जो बैकलॉग है वो ये कि एयरलाइन के पैसे, इसके पैसे। अब एयरलाइनों ने क्या किया कि सिवाय आप क्रेडिट कार्ड पे डायरेक्ट जिस पे उन्हें डॉलर मिल जाए उसमें टिकट ही बेचने बंद कर दिए। तो अब आपको पिछला भी अदा करना है, ये भी। अब आपने एक स्ट्रेच इतना ज़्यादा किया कि वो अब इस पे आ गए कि जी पिछला तो आता रहेगा, नया तो कम से कम नकद पकड़ो। तो अब आपको नया नकद भी देना है, पिछला तो वापस करना ही करना है। ठीक अब किसी टाइम भी वो आपको लोन देंगे, उसमें से 200-300 काट लेंगे कि हमारी एयरलाइन की वाजबात है, ये दे दो। ठीक है। तो आप पे चढ़ेगा 100 और आएगा 500। बिल्कुल ठीक है, ये भी है। तो जनाब ये मामलात हैं। परवेज़ भाई, अब पॉलिसी मेकिंग कहाँ से हो, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का अल्टीमेट सॉल्यूशन ये होता है कि जनाब कहीं से मांगे तांगे से काम चला लें, पैसे पकड़ लें। कोई चाइना से पकड़ रहा है, कोई कहीं से पकड़ रहा है, आईएमएफ के पास जाकर मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अब मैं किस किस चीज़ के ऊपर बात करूँ कि ये मुल्क चलाने के लिए ये जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं। और अगर यही काम करना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो कुछ हम कर रहे हैं। फरमाइए। देखिए, जो हमारे पॉलिसी मेकर को अगर आप मिनिस्टर्स को ले लेना, तो मिनिस्टर्स जो भी है ना वो अपने वोट बैंक से आए हैं, वो टेक्नोक्रेट नहीं है। उनको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में उनको एक्चुअल पता ही नहीं है कि मिनिस्ट्री का एक्चुअली है क्या, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, क्योंकि वो वहाँ से तो उनका ताल्लुक ही नहीं है ना, वो अपने उस प्रोफेशन से आए हैं, वो तो वोट से आए हैं। या बस किसी ने बोल दिया कि भाई आज से तुम मिनिस्टर बन गए इसके, ठीक है, तुम हमारी पार्टी से हो, तो वो आ गया। या एमएनए था तो उसको बना के तो उन्होंने लगा दिया। तो अब जब ये सिचुएशन आएगी ना कि जब तक आप अपनी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे, आप अपने देखें सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि मुझे एक जर्मन कंपनी का फ़ोन आया जिससे मैं बात कर रहा था, तो ये आसिफ साहब वाली बात कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से हम बिज़नेस कैसे करें, आगे हम देखना चाह रहे हैं कि आगे व्हाट इज़ द रोड मैप, यू नो, कि क्या पाकिस्तान के हालात होंगे, आप क्या समझते हो। तो मैंने कहा देखो, पाकिस्तान ऐसा तो कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ने जो है ना गोल्ड रिज़र्व दिए हैं, ठीक है ना, $1.7 ट्रिलियन के गोल्ड और कॉपर के रिज़र्व है। अगर बलूचिस्तान में चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, तो हमारे पास गैस है, ऑन शोर ऑफ शोर हमारे पास उसके ऑयल के रिज़र्व हैं, ठीक है ना। आप पंजाब में चले जाएँ तो फर्टाइल लैंड है हमारे पास, हम जो भी क्रॉप चाहें ना तो हम वहाँ ग्रो कर सकते हैं। और उसके अगर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, यील्ड कर लें, उस पर रिसर्च कर लें, बाहर से कहीं से सीड लेके आए हैं जो कि बहुत अच्छे हों, और उसको आप टेस्ट करें एक छोटे से एरिया में और कोशिश करें कि यील्ड बढ़ जाए। ये सारे काम हो सकते हैं। देखें, डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से आपकी वो हो, ठीक है ना, आप अपने माइन से आप अपनी चीज़ निकालें, फिर आप अपने ऑयल एंड गैस के रिजर्व आप अपने बहुत ही स्मार्टली निकालें, आपकी जो कॉटन की क्रॉप है वो वेस्ट ना करें, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएं। फिर आप अपने वहाँ उधर नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको आप पोटेंशियल करें, आपके रिवर्स के जो फ्लो हैं उसको आप करेक्ट करें और आपके डैम्स को बनाएं ताकि आप फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा आप रिलाई ना करें, तो आपका बिल वैसे ही कम हो जाएगा। मगर ये सब चार चीज़ें मैंने गिनवाई ना, क्या मैं आपको गिनवा सकता हूँ तो उनकी समझ में नहीं आती क्या? ठीक है ना, उनकी समझ में नहीं आती, उनके पास ये लोग नहीं। अच्छा, मैं ज़रा ब्रेक के लिए कह रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं, फिर ये गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं और उनसे बात हो रही थी। आसिफ नाम साहब, अब ये डायरेक्शन लेस होना, फिर मैं वही बात कहता हूँ कि कैसे काम चल सकता है। और दूसरा ये कि वो जो सीजन लोग थे, जो तजर्बाकार थे, इकॉनमी को बहुत समझते थे, अब वो बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं। ये है क्या चक्कर? क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या वाक़यातन डिलीवर नहीं कर पा रहा, या डायनामिक्स इतनी चेंज हो चुकी हैं इकनॉमिक कि अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? अगर आप पहले देखें तो पहले भी 22% मार्कअप रेट का
99 में ही था। तो ये जो इसमें पॉजिटिव बातें भी हम ले लें, पॉजिटिव बात ये है कि सिर्फ हम 140 बिलियन पे साल में पहुंच गए। तो दुनिया में तो कंपनीज हैं जो 1-1 ट्रिलियन की हैं। तो जब हम शायद थोड़े दिनों बाद अगर अल्लाह मियाँ में बुरहानों से निकाल दे तो हम मुड़ के देखेंगे कि बहुत अच्छा इस वक्त हो गया था कि एक दफ़ा आपकी डायरेक्शन सही हो जाए। अगर आप अपनी सर्जरी ठीक करा लें ना प्रॉपर सर्जन से, तो आपकी तकलीफ बहुत दिन दूर हो जाएगी। अब यह है कि सर्जरी भी बिगड़ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मेरे अपने हिसाब से 140 बिलियन इज नथिंग विद द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि इस वक्त 6 डेमो पे काम शुरू हुआ हुआ है, अल्लाह करे चल रहा हो, अब लेटेस्ट तो पता नहीं पता शुरू तो हो गया था, मतलब खासी हद तक भी चले गए थे, डाइवर्जन टनल्स वगैरह भी बन गए थे। लास्ट मेरी बात हुई थी इत्तेफाक से, मुझे बादशाह वाले फ्लाइट पे मिल गए थे, तो वो कह रहे थे कि बस पता नहीं 60 मिलियन या कितना रिलीज हो जाए तो, वरना 1 साल और डिले हो जाएगा तो कितनी 500 बिलियन कॉस्ट बढ़ जाएगी। आई डोंट नो, हो सकता है हो ही गया हो। तो $60 मिलियन कह रहे थे कि पेमेंट करनी। तो अब इस तरीके से अगर मतलब ये हो जाए तो इतना बड़ा कोई इशू है भी नहीं। फिर आपकी एक्सपर्ट कम्युनिटी जो है वो 1 करोड़ आदमियों के तक पहुंच गया। आपके माशाल्लाह लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वो 8-10 लाख तो अब हर साल ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ब्रेन तो सारा ही निकल जाएगा, सिर्फ ठीक है वो रह जाएगा इधर। अब तो 2-3 किस्म के ही लोग रह जाएंगे ना इधर। एक तो चलो कि भाई जो इंसान है मिट्टी में पैसे लगे हैं, नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सख्ती भी झेलते हैं, तो आप देखें कि वो मुल्क में रहते हैं, तो एक तो वो तबका रह जाएगा। एक ही होगा कि जो बिल्कुल ही निकम्मा है, जो कहीं जा ही नहीं सकता, वो रह जाएगा। ठीक है। तो बाकी तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो टैलेंट है वो तो, और स्पेशली जो टैलेंट मोबाइल है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे हैं जो प्रोफेशनल हैं, वो तो निकल सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल ठीक है। IT के भी हैं। तो यही सिचुएशन है और वो जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है परवेज़ भाई। और आपके पास क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ना पहले थी और अब तो बिल्कुल नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कभी हुआ भी करती थी तो आपने जैसा भी बताया कि यूथ को फिर आपको अकोमोडेट करना है, जॉब क्रिएशन के ऊपर काम करना है। मेरे ख्याल में ये बड़ी मीनिंगलेस हो गई हैं तमाम चीज़ें। अब तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना बड़ा अजीब सा लगता है कि आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। वो एक साबिक वज़ीर आज़म थे, वो जब भी उनसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते थे वो कभी येलो कैप दे देते थे, कभी कोई टैक्सी निकाल के दे देते थे। यानी कि ये आप सोच देखें कि माइंडसेट ऐसा है कि यूथ को अगर हम बात करते हैं को अगर स्ट्रेंथन करना है या उनको अगर कुछ किसी काबिल बनाना है तो उसको कैब की चाबी पकड़ा दी कि आप टैक्सी चलाओ। ये अगर लोग होंगे या लीडरशिप अगर ऐसी होगी तो क्या कोई होप रह जाती है? बाकी आप फरमाइए ज़रा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ शुरू से। देखें, हमारे पास अब जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन में इंडस्ट्री या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है ना, वो बहुत ही जो है ना उसकी कैपिटल कॉस्ट है ना बहुत बढ़ गई है। सामने अगर कोई भी कारोबारी आदमी चाहता है कि मैं आज ये कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ, तो आगे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कैपिटल कॉस्ट उसकी बढ़ गई, तो आप उसको नहीं, उसकी फिजिबिलिटी बढ़ती है। पहले मैंने आपको एक बहुत पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि यासिर भाई, अगर हमारे मुल्क में तरक्की करनी है ना तो हमें हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है ना, एग्रीकल्चर आउटपुट है ना, वो बढ़ानी है। हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हम फोकस कर दें। देखें, ज़मीन पे जो है ना आपको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी, आपका फ्लैट ज़मीन है, आप उसके अंदर उसकी कल्टीवेशन करें, आप अपने अच्छे सीड्स लगाएं ना, और आपकी फूड सिक्योरिटी भी आपकी हो जाएगी। आपकी जो पॉपुलेशन है, आप इंपोर्ट ना करें। देखें, दालें वगैरह ये इंपोर्ट करने का जो है ना अब ये नहीं रहा, और आप अपने सबसे पहले टारगेट ये करें कि भाई हमें एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ानी है, और वही जो प्रोडक्ट है आपकी, आप मार्केट में एक्सेस जो प्रोडक्ट होगी आप मार्केट में उसको बेचें, आपकी एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, आपके कॉटन उगाएं, आप शुगर केन उगाएं, आप वीट उगाएं, आप दालें उगाएं, सनफ्लावर, ये वो कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी इस एरिया में, हमारे मुल्क में, ये सारी चीज़ें जो है ना हम ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड दी हुई। ये सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री की तरफ इतना ज़्यादा राग़िब होने के बजाय सबसे पहले अभी चलो एग्रीकल्चर, ताकि हमारे पेट क्या तो देखें ना। मैंने आपको बताया ना कि 65 मिलियन जो है ना वो यूथ आ रही है जिनके पास काम नहीं होगा, वो लाइबिलिटी होगी ना, एजुकेशन है उनके पास और उनका बीमार है। अगर उनके ये टूल्स दे दिए या उनको वहाँ लगा दिए, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो आपकी फूड सिक्योरिटी जाएगी, एक्सेस आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट के नंबर आ जाएंगे।
फिर इसके बाद जो आपकी यूथ जो पढ़ी लिखी जो थोड़ी बहुत है, उनके लिए आप आईटी की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बनाएं, इतने ज़्यादा बना दें कि एक वक्त में जो इंडिया ने किया था ना, आप कहीं से आपको कोई अलग से कोई इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, चाइना ने कैसे किया, इंडिया ने कैसे किया, और सबसे ज़्यादा तो आप उसको श्रीलंका को देख रहे हैं कि उसने कैसे किया था। आप वही चीज़ करके ना, वही मॉडल करके आप यहाँ उसको लगा दें उनको, और यूथ को आप उस तरफ लगा दें। मैं आपको बता दूँ, ये दो चीज़ें, सिंपल दो चीज़ें करने से जो है ना, आपके कंट्री के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आएगा, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उसको सिर्फ इशू ये आएगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ वो है ना, आपकी फर्टिलाइज़र, ये बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। क्योंकि एक फार्मर जो है ना, अब वो कहता है कि यार अगर मैं एक ज़मीन पे ये मैं लेने जाता हूँ ना फर्टिलाइज़र, तो इतनी ज़्यादा महंगी है, तो ठीक है, आप अगर सब्सिडी देना है ना, सब्सिडी देना है तो आप उनको ना दें जी, जो सब्सिडी को बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। आप सब्सिडी उनको दें कि भाई आपने 100 एकड़ ज़मीन लगानी, 100 एकड़ के हिसाब से इतनी आपको फर्टिलाइजर, चलो हम आपको सब्सिडी देते हैं, और उससे जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो भी मॉनिटर होनी चाहिए। आप देखें, मैं अभी यूक्रेन पहले गया था, जो लड़ाई से पहले, यार उधर आप देखें तो इतना उनका एग्रीकल्चर का स्कोप है, इतना इतना ज़्यादा है। इंडस्ट्री भी एक तरफ चल रही है, आईटी भी चल रही है, और एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाया हुआ है कि हम वीट जो है ना यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे, हम जो है ना दालें है ना हम कनाडा से ले रहे हैं, ठीक है ना, हम वीट जो है ना इस कंट्री से, रशिया से ले रहे हैं। भाई जब वो लोग सुपर पावर जो हैं, सुपर पावर अपना एग्रीकल्चर बेस को नहीं हिला रहे, एग्रीकल्चर बेस को और मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं, हम किस खेत की मूली हैं कि हमने जो है ना सबसे पहले हमने कहना है कि हमें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, एग्रीकल्चर तो चलो पीछे छोड़ दीजिए, तो बैकवर्ड लोग करते हैं। नहीं नहीं, पहले होता है पेट। तो ये मैं आपको, ये मेरी अर्ज थी कि भाई गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। और आजकल के हालात कैसा हुए, जब हमारे पास ना पैसा है, हम भीख मांगते हैं। आज भी IMF ने बोला कि यार सॉरी हम 2 चीज़ें आपको बताना भूल गए थे, ये भी कर दो, फिर हम आपको करेंगे। तो यार ये तो अभी $1.7 बिलियन आएगा, तो ये तो सारे आपके जो इंपोर्ट के बिल है ना उसको सेटल करने में चला जाएगा, कुछ आपकी डेट सर्विसिंग में पैसा चले जाएगा, फिर हम आपको ज़ीरो बैलेंस बच जाएगा, फिर हम भीख मांगेंगे। तो ये आप इधर उधर से जो है ना पैसे लेके आप नहीं चला सकते कंट्री को। मैं एक कारोबार नहीं चला सकता, तो ये तो बड़ी कंट्री है, तो मैं कारोबार इस तरह से नहीं चल सकता कि भाई वेट एंड सी के माल चला गया कि आज पैसे इतने आएंगे तो मैं इसको तनख्वाह दे दूंगा। मुझे प्रोग्रेस कैसे करेंगे, मैं आपको ये बता, प्रोग्रेस कैसे होगी। ये टीवी के टॉक शोज जो है, अगर आप PTV के उठा लेना 1984 के 85 के, उसमें यही है, हम इतना खुर्दुनी तेल इंपोर्ट करते हैं, हम क्यों नहीं उगा लेते। तो ये बताएं कि ये 40 साल में क्यों नहीं उगाया, और अगले 40 साल में हम कैसे उगा लेंगे। उस वक्त 8 करोड़ का पाकिस्तान था, दाल पूरी नहीं होती थी, यही एडिबल ऑयल के प्रोग्राम आते थे, सनफ्लावर उगा लो, ये कर लो, वो करो, कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि हमने एग्रीकल्चर लैंड तबाह की है, हमने नया कोई, आप बताएं कि कौन सी आपकी कैनाल नहीं बनी है, कौन आपका जो तरबेला है वो 50% मिट्टी से भर चुका। ये जो आप आधा क्लाइमेट चेंज कहे जा रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, ये बात दरअसल आपके रिजर्वायर भर गए मिट्टी से, तो आपको जो आपके एक फैसिलिटी मिली भी थी, फिर आपके जो ये आपके जो सुम नाले बनने थे वो आपने बनाए नहीं, 100 किलोमीटर रह गए, पीछे से पानी आया, वो आप फ्लड आउट हो गए, अब आप उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। मतलब देर आर, देखिए क्लाइमेट में तो आपने इंटरफेयर की है ना, इंटरफेयर तो आपने जब की, जब आप दरिया सिंध के किनारे आपने पुश्ते बना ली है कि जी अब हमारा दरिया जो है वो फ्लड नहीं आए, फ्लड प्लेन्स में ही रहते हैं ना, तो उसके बाद आपको जो ड्रेन्स थे वो बनाने थे ना, तो वो अगर ड्रेन्स पूरे आज 50 साल 40 साल हो गए, मैं ख्याल 1956-58 में हमने इसको बंद बना लिए थे, तो वो नहीं बने, तो उसमें मतलब क्लाइमेट चेंज तो नहीं है। पहले ये था कि आबादी कम थी, अब तो जितना पाकिस्तान बना था उतने तो लोग कच्चे में ही रहते हैं, तो वो तो इफेक्ट नजर आएंगे। तो ना हम एग्रीकल्चर के रहे हैं, ना हम इंडस्ट्री के रहे हैं, हम पता नहीं क्या रहे हैं। 13% तो सिर्फ इंडस्ट्री का GDP में शेयर रह गया, तो इस वन ऑफ द लोएस्ट। आपका एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो शायद 8% है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। मैं लास्ट रजा बाकर साहब ने मेरे ख्याल में कहीं प्रेजेंटेशन दी थी, तो उन्होंने बताया था दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क हैं ऐसे कि जिनका 10% से कम जो एक्सपोर्ट है GDP है, और वो 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन।
तो अब आप उस कैटेगरी में जो है वो चले गए थे, जिसके बाद 13 तक अभी वापस आए थे, अब फिर आई डोंट नो फिर पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जीडीपी, फिर टैक्सेशन के भी इश्यूज हैं। अब आप देखें कि जी 18 करोड़ की गाड़ी कोई खरीदेगा और वो नॉन फाइलर के तौर पे सिटी पे जाता हुआ चला जाएगा कि जी मैं 15 लाख दे देता है भाई वो नॉन फाइलर का, ऐसा ही। तो ये तो नहीं होता। तो आपके वो कौन लोग हैं जो 18 करोड़ की गाड़ी नॉन फाइलर ले रहे हैं, बिल्कुल उनको ठीक है। कौन टैक्स करेगा? बिल्कुल ठीक है। और वो आपको जा बजा नजर आ रहा है आपके पास उनको आप सड़क पे देखे तो मुझे तो कोई दिवालिया होता हुआ नहीं नजर आ, हर वक्त एक नई पता नहीं 10 करोड़ की 12 करोड़ की गाड़ियां ही चली, खत्म नहीं हो रही, नहीं हो नहीं। देखिए जो भी लोगों के पास देखिए ये तो फैक्ट है ना कि भाई हम आज से नहीं कह रहे कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है ना गरीब है, लोग गरीब नहीं है हमारे जो है ना पाकिस्तान नहीं में, गवर्नमेंट ऐसा भी तो गरीब नहीं नहीं है। है। आप अभी खर्च चले जाएं सारा टोटल आपको हर थोड़ी देर बाद 2 गाड़ियों को कॉन्वॉय मिलेगा, जिसकी 14 गाड़ी आगे होगी 14 गाड़ी पीछे पीछे होगी। होगी। कोई गरीब ऐसा नहीं हाँ, करता। हुकूमत भी तो बिल्कुल। ये आप देखें ना कि अब हमारे जो इंपोर्ट के बिल को छुड़ाने के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है ना, और बाकी ये जो कॉन्वॉय जो कह रहे हैं इनके फ्यूल में पैसे डालने के लिए, गाड़ियों में डालने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, उनके आगे पीछे घूमने के लिए, पायलट गाड़ी चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, और बिजनेसमैन की टांग खींचने के लिए ना ये लोगों ने तैयारी की शुरू पकड़ ली है। तो ऐसे मुल्क तो नहीं चल सकता, नहीं चल क्योंकि सकता जी। इसमें तो जो है ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी चाहिए, आपके बिजनेसमैनों को साथ में लेके चलना चाहिए, आपके बिजनेसमैनों को पूछना चाहिए। अगर ये डिसीजन खुद लेंगे बिकॉज दे आर नॉट टेक्नोक्रेट, तो ये तो रॉन्ग डिसीजन ही लेंगे ना, इनको तो ना IMF कारोबार मैं का आपको पता नहीं एक चीज चलेगा। बता दूं कि IMF को बदनाम ज्यादा किया गया। ये IMF मैं आपसे अक्सर अपने मांगता है, प्रोग्राम में बात IMF आपसे मांगता है सस्टेनेबल प्रोग्राम। आप सस्टेनेबल प्रोग्राम दे देते हैं कि जी हम इतना टैक्स लगा देंगे, तो IMF टैक्स के पीछे लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सस्टेनेबल प्रोग्राम सबमिट कर देंगे जी हम आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फारिग कर देंगे, तो अगली जो मीटिंग होगी उसमें पूछेगा हाँ जी क्या किया अच्छा, वो आपने। जो पॉलिसी गाइडलाइन है वो पढ़ के पूरा नहीं वो सुनाते भी पॉलिसी नहीं है नहीं ना, है। देखिए वो वो तो तो बता देते देखिए हैं। IMF से हमारी भी 3-4 मीटिंग हुई हैं। हमें भी बहुत दफा कहा गया जी ये हम सेल टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि IMF, हम खुद मिले उनसे, उनके कंट्री हेड से भी मिले, सबसे मिलते हैं, तो उनका अपना कहना ये होता है कि हम तो ये कहते हैं कि ये आपका खर्चा है, ये रेवेन्यू है, आपने किस तरह पूरा करना है, आप अपना प्रोग्राम सबमिट कर लें। वंस यू सबमिट द प्रोग्राम, आपने उन्हें बताया मैं ये करूंगा, तो फिर वो पीछे लगते हैं कि जी ये क्यों नहीं हुआ। जी। ठीक है ना, तो अगर आप ये सबमिट करेंगे ऑस्टेरिटी, तो वो ऑस्टेरिटी की आपसे बात करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा आप टैक्स लगाएं, ये तो आपने उन्हें तजवीज़ दी कि हम ये टैक्स लगा के हम इस हमारी तरह पूरा ऑस्टेरिटी करेंगे। होती भी तो ये कि आवाम के 2 रोटी में से 1 कर दो, अपने उसमें से तो नहीं वो करते ना। नहीं वो तो austerity plan मतलब हमारा देखिए तो ये बात है कि दरअसल है कि आपके पास अगर आप देखें तो 1984 वगैरह में जब ज़िया-उल-हक साहब का टाइम था, उस ज़माने में हमारे यहाँ 100 कुएं खुदते थे, आज हमारे 20 भी नहीं खुदते। नहीं तो किसी ने पूछा कि जी मुल्क आगे बढ़ गया है, पीछे हुआ है, 20 कुएं क्यों खुदते हैं? हमारे हर चीज़ का इलाज है, प्राइवेटाइज कर दो। बिल्कुल मैंने आपको इसीलिए कहा कि जिस मुल्क की एयरलाइन सरकारी ठीक चल रही है उस मुल्क की सरकार ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक है। जिस मुल्क की एयरलाइन ठीक नहीं है उस मुल्क की सरकार भी कोलैप्स हो पड़ोसी गई। प्राइवेटाइजेशन हमने IPP लगा के देख लिया ना, मेरे ख्याल में इतना तो कभी वापडा तबाह नहीं कर सकती थी इस मुल्क को कि जितना IPP ने तबाह कर दिया है। पड़ोसी मुल्क ने अपनी एयरलाइन भेज दी भाई, वो कोई थोड़ी ऐसा है कि भाई आप एयरलाइन को, हमारा जो एयरलाइन का लॉस है ना 592 बिलियन, जो उसको कहते हैं कि 1.9 बिलियन डॉलर्स हमारा एयरलाइन का लॉस है PIA का। इस लॉस में तो जो है ना एक जो है ना 70 जहाज की एक छोटी एयरलाइन है ना, वो प्रॉस्पर कर रही है। हो सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, ये मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी था और समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। निशानदही हो चुकी है, शायद ये वो बातें हैं जो रोज़ दोहराई जाती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, मामलात को शायद संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल देखते हैं ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, और आने वाले वक्त में जैसे अभी बात कर रहे थे आसिफ इनाम साहब ने भी ये बात बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि 40-40 साल गुजर चुके हैं, जो काम होने के थे अगर वो वक्त पर हुए होते तो क्या सूरत हाल आज ये होती जिसके बारे में आज बात हो रही है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, परवेज़ मद्रास वाला साहब, आसिफ इनाम साहब का, कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।